Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about how to become an assistant professor just by clearing your UGC NET और UGC NET JRF. तो आप लोगों को PhD करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नेट क्वालिफाइड भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और PhD करना कंपलसरी नहीं है. मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि आप लोगों को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अब ये नहीं है कि आपको अब वो PhD होल्डर ही होना है कि मतलब आपको डॉक्टरेट डिग्री लेनी पड़ेगी. ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है. मगर अभी भी कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है अगर हम डॉक्टरेट नहीं होते हैं. नेट वालों को नहीं इतना प्रेफरेंस दिया जाता है, मगर ये चीज़ गलत है, ठीक है. ऐसा नहीं है. मैं भी नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं भी अब कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाती हूँ हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे. बात ये होती है कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो आप डायरेक्ट PG लेवल को नहीं पढ़ा पाते, आप ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं. और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा होगा, वहाँ पर तो ग्रेजुएट कोर्स ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाद में लिमिटेड ही बच्चे होते हैं, मगर यूजी के कोर्स तो वहाँ पर इतने सारे हैं. और वहाँ पे आपने जब भी देखा होगा कि एडहॉक पे टीचर्स होते हैं, और वो जो एडहॉक पे टीचर्स होते हैं वो नेट क्वालिफाइड होते हैं. डॉक्टरेट डिग्री तो ज़्यादा के पास होती ही नहीं है. मैंने खुद पढ़ा था तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने PhD तब नहीं करी थी. तो वो भी चीज़ फॉलो करते हैं, PhD तब करते हैं. PhD करते सब हैं, मैं भी PhD करूँगी, मगर लेकिन हम लोगों ने एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि हम PhD कब करेंगे और कब वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, कब हमें अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है. देखो, सिंपल चीज़ ये होती है कि आपने UGC नेट एग्ज़ाम दिया. एक होता है नेट का, एक होता है JRF विद नेट, ठीक है. तो खाली नेट में तो क्या होता है कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं और आप PhD भी कर सकते हैं अगर आपको करना है, मगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा. वहीं पर अगर आप JRF विद नेट हैं तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं और अगर आप अपनी PhD करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है. तो ये चीज़ होती है JRF एंड नेट में. अब क्या होता है, डॉक्टरेट डिग्री की बात करें तो जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कभी अप्लाई करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे आपका स्कोर बन के आता है. तो आपके पहले उसमें ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, आपका नेट है या JRF है, उसमें 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है. अगर नेट 6 है तो JRF को 8 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है. ऐसे स्कोर्स दिए जाते हैं. और आपकी जो डिग्री ग्रेजुएशन में आपके जो मार्कशीट में मार्क्स होंगे उसका कुछ पोर्शन, जैसे 80% है तो उसका कुछ पोर्शन लिया जाता है. मार्क्स उन्होंने डिवाइड करे हुए हैं कि 10% कितना कितना आपके परसेंटेज का लेना है उनको, जो टोटल स्कोर बनाएंगे. और जो डॉक्टरेट होते हैं, अब यहाँ पर फ़ायदे हो जाते हैं. जो डॉक्टरेट होते हैं उनको क्या मिलता है, 10 मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलते हैं. और वहीं पे कोई नेट क्वालिफाइड होगा तो वो 10 जिसके होंगे तो उसका स्कोर ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है. मगर लेकिन जो अब रिसेंट के बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनकी ग्रेजुएशन में, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आते हैं. तो वो हो सकते हैं जो पुराने कोई डॉक्टरेट टीचर होगा उससे ज़्यादा अपने मार्क्स स्कोर कर ले, ये चीज़ हो सकती है. उसके पास नेट JRF नहीं होगा, मगर लेकिन अगर कोई नेट JRF भी है, PhD भी है, तो उसके चांसेस हैं बहुत अच्छे, क्योंकि उसका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा बन जाएगा. मगर उसको भी ओवरकम करने के लिए एक चीज़ है, आप लोग अपना रिसर्च करें. अभी से अपने थीसिस लिखते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कराएं. रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं, जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर होते हैं उनको उतने ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं उनका स्कोर कार्ड बनाने के लिए. तो बिना PhD करे आप कैसे ड्यू में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू में भी आपको पता है हर साल वैकेंसीज आती हैं कॉलेजेस की, ठीक है. और उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ़ टीचर्स अप्लाई करते हैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए, ठीक है. कई बार मेरे खुद के नोन में हैं जो नेट JRF हैं, PhD होल्डर भी हैं, स्टिल ड्यू उनको सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है. क्योंकि खाली मार्क्स और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये देखा जाता है उसने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, ठीक है. उसकी खुद की नॉलेज, इंटरव्यू अच्छा खासा लेते हैं वो लोग, प्लस उनका स्कोर कार्ड भी बनता है. तो चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं. तो आप एक डॉक्टरेट डिग्री वाले से भी अच्छा काम कर सकते हैं. अगर सबसे पहले तो अब हम हैं डायरेक्ट ड्यू में अप्लाई नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, मेरे साथ में भी जो टीचर्स थे, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टरेट डिग्री नहीं थी उनके पास, नेट क्वालिफाइड थे. उन लोगों ने पहले टीचिंग एक्सपीरियंस लिया, ठीक है. उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, उनकी नॉलेज अपग्रेड हो जाती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हें अच्छे से उन्हें मतलब ईजी ले लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, ठीक है. और क्या होता है, PhD करने का फ़ायदा भी तब है जब मैं भी PhD करूँगी. कब करूँगी, जब मैं अब टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है, जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा मैं उस पर अब रिसर्च करूँगी. मतलब आप जैसे एकदम से आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी,
नेट JRF कर लिया, देन आपने PhD कर लिया, आपको भी पता नहीं है आपका इंटरेस्ट क्या है। हमें इतना नहीं पता होता। जब हम डीप पढ़ाई करते हैं ना, जब से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे अपना इंटरेस्ट पता चलता है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। मैं अपने इस चैनल पे स्टैटिस्टिक पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है स्टैटिस्टिक में, दैट्स वाई मैं उसको पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं PhD भी कर सकती हूँ किसी टॉपिक में, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं PhD नहीं कर सकती। हम तो कोई भी टॉपिक उठा के PhD कर सकते हैं जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। प्लस मैं अब आपको इस चैनल पे DSSS PGD कॉमर्स का पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ाऊँगी। इसमें आपको पता है PGD कॉमर्स में भी वास्ट सिलेबस है। जैसे जैसे पढ़ाऊँगी मेरा खुद का इंटरेस्ट आएगा, देन हमें PhD करने में तब फ़ायदा होता है। और PhD में भी आपको पता है एंट्रेंस होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस होता है और नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती है। तो अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी ना, या तो JRF हो तो आपके चांसेस हाई हैं, मगर लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाइड विद आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास रिसर्च पेपर भी मैं भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकती हूँ, ठीक है, तब मैं PhD के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जाऊँगी तो वो मुझे आराम से ले लेंगी, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब मेरी फील्ड वही है, ठीक है, और मैंने पढ़ा भी बहुत है, टॉपिक्स भी करे हैं, तो अब हमारा रिसर्च करने का फ़ायदा है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगर किसी के पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है तो उनको PhD कराते हैं वो लोग, ठीक है। उन लोगों को PhD कराया जाता है क्योंकि PhD करने का फ़ायदा ही तब है, तब आपको नॉलेज हो कि आपको चीज़ें क्या करनी है। IIT में होता है कि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो वो उसको PhD करवाते हैं, उन स्टूडेंट्स को PhD करवाते हैं। तो इसलिए PhD मैं भी करूँगी, पर अगर एक बार अपना टीचिंग एक्सपीरियंस ले लूँ तब फ़ायदा है, तब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा अब स्कोर कार्ड भी अच्छा है। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस हो, रिसर्च पेपर हो, चाहे आपके पास डॉक्टरेट ना हो, आपका स्कोर कार्ड हाई हो जाएगा, मार्क्स ग्रेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होते हैं कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी वैकेंसीज नहीं होती हैं, मगर आपको पता है वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस से अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। क्या होता है, आपको एक स्टार्ट चाहिए होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारे हमसे भी बड़े बड़े धुरंधर आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में 10-10 सालों से पढ़ा रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। तो आप अभी ज़ीरो पर हैं। कई बार होता है, मेरे एक फ्रेंड है वो JRF क्लियर हुआ था, JNU से PhD भी हो गई और वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। उसकी जो डिग्रियाँ थी, उसकी जो नॉलेज थी वो ही इतनी ज़्यादा थी कि वो तो उसका सिलेक्शन तो होना ही होना था, ठीक है। तो क्या होता है, उसने PhD भी कर लिया, उसने PhD उसकी चल रही है, उसका अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग गया इकोनॉमिक्स में, मेन इकोनॉमिक्स किया था, देन उसने अपना PhD भी कंप्लीट अब हो जाएगा। अब क्या होता है, PhD कंप्लीट होने से पहले ही आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हायर कर लिए जाते हैं, तब आपका JRF रुक जाता है, मतलब स्कॉलरशिप आनी बंद हो जाती है क्योंकि आपको अब सैलरी मिलने लगती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब मैंने UPHSC का फॉर्म फिल किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 साल पहले, अभी तक उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है और हर साल नई एप्लीकेशंस फॉर्म वो फिल करवाते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं है। टीचर्स मतलब कि देखो, प्रोफेशन में सब आ जाते हैं, गवर्नमेंट की अगर सोचते हैं तो वैकेंसीज बहुत लिमिटेड होती हैं और स्टूडेंट्स वास्ट नंबर ऑफ होते हैं और कंपटीशन उतना ही टफ होता है। तो अपने आप को एक ही चीज़ पे मत रोक के रखिए। जैसे अगर कोई PGT की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैंने उनको बोला था आप नेट भी करिए ताकि आपके 2 स्कोप रहें कि आप किसी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं। और ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट में तो ये हो जाता है ना, सिक्योरिटी आ जाती है, एक जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। वहीं पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अब इतनी अच्छी खासी सैलरियाँ देते हैं, लोगों की होती है 1 लाख प्लस भी सैलरी होती है। बस उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी, ठीक है, क्योंकि उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे तो आप प्राइवेट में लगे चाहे गवर्नमेंट में लगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, देन आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेट में ही रहेंगे, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। अब जब मैंने अपनी नेट की प्रिपरेशन करी थी तो किया कहाँ से था, तैयारी कहाँ से करी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी बुक शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये UGC नेट कॉमर्स में था मेरा, तो ये मेरी थी बुक, ट्रू मैन की बुक थी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या था, इसमें इतना तो कंटेंट है नहीं, मतलब टॉपिक्स आपको ना एक बार उन्होंने ब्राइफिकेट करके अच्छे से लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट्स भी दिए हैं, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं दिया है, काफ़ी कंटेंट्स दिए हैं, हर टॉपिक को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उन लोगों ने दिए हैं। जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो मैं बिना पढ़े गई थी, इतना मैंने खास पढ़ा नहीं था, ठीक है। जब हम बिना पढ़े जाते हैं तो हम बस ज़ीरो मतलब कुछ नंबर से रह जाते हैं हमारा क्लियर कराने से। नेट आप बिना
पढ़े स्टार्टिंग में अच्छा खासा, आप 80 परसेंटाइल 90%, मेरे 94%, 95 परसेंटाइल आए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, वो भी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, मुझे थोड़ी नॉलेज आई। नेट जेआरएफ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल आपको देना पड़ता है उस सब्जेक्ट को समझने में कि वो सिलेबस कहाँ से आता है। अब मैं तो कॉमर्स, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट दिया था, तो मैंने कॉमर्स पे पढ़ा। मैंने प्रीवियस ईयर को पेपर को जब एनालाइज किया तो देखा कि जो यूजीसी नेट हमारा एचआरएम में होता है, मैनेजमेंट में होता है, वो उसके टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट का बहुत पार्ट पूछा जाता है, और अगर आप यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसके टॉपिक्स आपके पेपर में आते हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, हर टॉपिक को खुद गूगल करके ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। वहीं पे पेपर 1 के लिए मैंने ये यूजीसी नेट की बुक पेपर 1 के लिए मैंने ली थी, हमारी केवीएस मदान, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है पेपर 1 के लिए। ऑनलाइन आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं, फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं। अगर ये नहीं कि आपको खरीदने ही पड़ेंगे, फ्री कोर्सेज इतने सारे हैं जो पेपर 1 की प्रिपरेशन कराते हैं। एक बार हमारा ये चीज़ें थोड़ी, मेरा चैनल थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए, जैसे 1-2 एग्ज़ाम्स हो जाए, उसके बाद ना हम पेपर 1 पढ़ेंगे, और आप देखिएगा पेपर 1 ही है जो स्कोर बढ़ाता है यूजीसी नेट का। मतलब नेट तो क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको जेआरएफ लेना है ना तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पेपर 2 जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होता है ना, आजकल क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा डीप पूछने लगे हैं। उसमें आप इजीली 50 तो है कि आप 50 मार्क्स तो ले आएंगे, उसके बाद आपको 60 और 70 करने में बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, क्योंकि पेपर लेवल अब इतना हाई आने लगा है। तो वहाँ पर आपको पेपर 1 हेल्प कर देता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, स्टार्टिंग में तो आपको पेपर 1 बहुत बोरिंग लगेगा, बोरिंग इन द सेंस कि आपसे होगा नहीं, तब आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा आता होगा। जैसे जैसे आप डीप पढ़ते रहेंगे, आपका पेपर 1 स्ट्रांग हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका कॉमर्स, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो वीक हो जाता है। वीक नहीं होता है, वो पेपर का लेवल ऐसा हो जाता है। तो पेपर 1 है जो कॉमर्स में, मतलब किसी भी उसमें अगर आप नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपका पेपर 1 ऐसा होता है जो आपका जेआरएफ क्लियर करा देता है, कि आप उसमें 40 से 45 मार्क्स ले आए। 45 भी बच्चों के मार्क्स आते हैं, 50 में से 40 भी आ जाते हैं। अगर जिसका 40-45 आ गया, समझो वो जेआरएफ कर जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज आपको 50-60 तो मार्क्स ला सकते हो 100 में से। नेगेटिव मार्किंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप अगर तुक्के भी मारेंगे, कुछ कटना है नहीं, गेन ही करेंगे, तो फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अटैम्प्ट करो या मत करो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, कहाँ अप्लाई करें, क्या सैलरी पैकेज में इतना खास डिफरेंस नहीं होता है। बस ये गवर्नमेंट है तो मतलब ये हो जाता है कि जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, आपको जॉब के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। मगर आजकल प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निकाल दिया जाता है। वहाँ पर एम्प्लॉय के खुद के ऊपर ही होता है कि हमें कोई और स्विच करनी है, वही लोग स्विच करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालती, क्योंकि क्या होता है, नए एम्प्लॉयज़ को लाकर उन्हें सिखाने में दिक्कत होती है। पुराने एम्प्लॉयज़ को ही उन्हीं पे ट्रेनिंग करा के उन्हीं को चेंज कर दो, उन्हीं को मॉडिफाई कर दो, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है। कॉमर्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि चेंज कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।